हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो है पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जो है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो परिवर्तन का चर्चा है। तो परिवर्तन जो चर्चा है तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि दो तरह का परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किस पर निर्भर कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल जाने थे कि अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न हमारे से किया जा रहा है इस बुक में, उसका उत्तर आगे चल के यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर एग्जाम के ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम क्या ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें और जस्ता ले लें। ठीक है, जस्ता यानी कि जिंक। ठीक है, जिंक ले लें और क्या ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का चर्चा यहाँ पर किया गया। ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है और जो चित्र जो दिया गया बुक में, ये बुक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग चित्र को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे और चित्र को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चित्र पर आधारित प्रश्न जो है बहुत आता है। ठीक है, तो आगे हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। कि रासायनिक समीकरण जो है क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले जो है पेज में हम लोग पढ़े हैं कि जो है मैग्नीशियम रिबन का जो दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनता है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है मैग्नीशियम रिबन परिवर्तित हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम है और एक इसमें बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले शब्द के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको शब्द के रूप में लिख लेंगे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल रहा है। ठीक है, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभिक्रिया करते हैं, जो भी एलिमेंट क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हमने क्या ले लिया, एक कटोरा में जो है चावल ले लिया है ना, और दूध ले लिया और चीनी ले लिया, तीनों को मिलाने से, इसको गर्म करने से हमको क्या मिल रहा है, खीर मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, खीर।
तो ये चावल, दूध और चीनी क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा। और जब भाग लेने के बाद जो नया चीज बना, जो नया वस्तु बना या नया उत्पाद बना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो ये खीर हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो हमारा क्या है, अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा उत्पाद है। तो रिएक्शन जब भी होगा, रासायनिक समीकरण जब भी आएगा, तो उसमें क्या क्या चीज आएगा, तो अभिकारक आएगा और उत्पाद आएगा। अभिकारक आएगा और क्या आएगा, उत्पाद। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो अभिकारक मिल करके, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। हम लोग थोड़ा और आगे आते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन उनके मध्य एक तीर के निशान के लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब परिवर्तन हुआ तो हम लोग उसको तीर के निशान से दर्शा देते कि हाँ ये दोनों प्लस हुआ, तो हमको ये तीसरा जो है नया प्रोडक्ट मिला। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS में लिखा जाता है। तो जो चीज बाएं तरफ है, बायां तरफ जो है, ठीक है, बायां को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड। और दायां साइड को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। ठीक है, तो बायां हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, और दायां हमारा क्या हो गया, राइट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो जो तीर के इस साइड है वो हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ठीक है, और जो हमारा दायां साइड हो गया वो हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि RHS हो गया। ठीक है, मैथ में भी इस बात का चर्चा होता है कि एक LHS है, एक RHS। त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रूफ करने वाले में आएगा इस तरह से। ठीक है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर जाता है। तो तीर जो है वो किधर इंडिकेट करता है, उत्पाद को। तीर किसको इंडिकेट करता है, उत्पाद को। तीर से पहले जो है क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो अभिकारक के बारे में भी समझ गए कि अभिकारक कौन हुआ और उत्पाद कौन हुआ। अब इसमें बोला रासायनिक समीकरण लिखने के बारे में, कि हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो उसके बारे में चर्चा है, उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से लिख रहे थे, शब्द से लिख रहे थे। ठीक है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, शब्द के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, उसका सूत्र लिख देंगे। जैसे कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MgO, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MgO। तो हम शब्द नहीं लिख कर क्या लिख देंगे, उसका सूत्र लिख देंगे। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है, एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम जो सबसे पहला पेज में पढ़े हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है या मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है प्रतीक के रूप में लिख दिए। मुख्य रूप से इस पाठ में हम लोग को यही सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग कोई भी अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मैग्नीशियम हमारा क्या हो गया, Mg हो गया, और ऑक्सीजन जो गैस है उसको O2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन परमाणु का बात करें तो हम लोग वहां पर सिर्फ O लिखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का अगर चर्चा होता है, ऑक्सीजन एटम का अगर चर्चा होता है, तो हम सिर्फ O लिखते हैं।
लेकिन ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जा रहा है। ऑक्सीजन जब भी गैस के रूप में होगा तो वो हमारा क्या होगा, O2 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का चर्चा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, O2 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर नाइट्रोजन गैस का अगर चर्चा होगा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस का अगर चर्चा होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तो मुख्य रूप से जो गैसियस स्टेट है, जो भी एटम का गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें 2 लगा रहता है, यानी कि वो 2 एटम को मिल करके गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं, क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम इधर एगो है, मैग्नीशियम इधर एगो, ऑक्सीजन इधर 2 गो, इधर 1 गो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इधर 2 गो ऑक्सीजन, इधर 1 गो, तो समीकरण संतुलित है कि नहीं है, संतुलित नहीं है। यहाँ पर तो समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है, तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। ठीक है, तो इधर जो है ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया। ठीक है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो ये एक इसका समीकरण हो गया, कैसा समीकरण हो गया, ढांचा समीकरण। कि ये एक सिंपल हम एक रासायनिक समीकरण को दर्शाती, लेकिन ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस समीकरण को संतुलित करना भी पड़ेगा। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसमें आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक क्रिया द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है। ये अक्सर ही पूछा जाता है, ये हम कह सकते हैं VVI है। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जितना इधर वजन होगा उतना ही इधर भी वजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितना परमाणु जो है पहले था उतना ही परमाणु बाद में भी होना चाहिए। इसे हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो जो हम एक जनरल समीकरण लिख दिए हैं, जिसको हम लोग कंकाली समीकरण कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल बेस्ड है, ढांचा समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आइए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। तो अब हम लोग इसको क्या करना सीख रहे हैं, संतुलित करना सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ले लिया गया है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एक्टिविटी 1.3 जो है उसमें हम लोग का जो है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का चर्चा है। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी का यही खासियत है कि आपको पीछे से जोड़ जोड़ के ही आगे सिखाने का प्रयास करेगा। और आप जो है अगर हर लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पूरे चैप्टर से एकदम अच्छे से जुड़ेंगे और हर चीज क्लियर होगा। और हर चीज अगर क्लियर होता है तो आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है, इसी का चर्चा फिर यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लेने से हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना था। ठीक है, तो जिंक का सिंबल हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सल्फेट इसके साथ जुड़ गया तो ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। तब इधर भी जिंक एगो, इधर भी जिंक एगो, इधर भी सल्फर एगो, इधर भी सल्फर एगो, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो, इधर भी ऑक्सीजन 4। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक बैलेंस समीकरण है। तो इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं। अब आइए समीकरण 1.3 में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समीकरण, यह एक संतुलित समीकरण है। तो यदि दोनों तरफ परमाणु संख्या जो है वो बराबर है तो वो कैसा समीकरण हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए Fe यानी कि लोहा हो गया और H2 यानी कि पानी हो गया।
अब दोनों का रिएक्शन हो गया तो क्या बन गया, Fe3O4 प्लस H2 बन गया, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब यहाँ पर जो है अब देखिए चरण 1 में क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। मतलब नियम ये है कि आप जो है क्या करेंगे, बैलेंस करते समय ये ध्यान देंगे कि अंदर वाले जो नंबर है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अंदर वाले नंबर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है, 1 लिखना है या 2 लिखना है या 3 लिखना है या 4 लिखना है, ये सब जो है पहले आपको लिखना है, ना कि उसके अंदर लिखना है, ठीक है, ये बात का ध्यान देंगे, ठीक है। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या की सूची बना लीजिए। अब हम आयरन का जो है परमाणु संख्या, ठीक है, क्या गो आयरन है, 1 आयरन है, ठीक है, कितना आयरन है, 1 आयरन है, ठीक है। इधर कितना आयरन है, 3 आयरन है, इधर कितना है, 3 है, इधर 1 इधर 3। उस तरह हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है, ये तो बराबर है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन इधर 1 इधर 4, इधर ऑक्सीजन 1 इधर 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है दो चीज जो है बैलेंस नहीं है, तो इस पर हमारा ध्यान जाएगा कि आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें नियम आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस पर आपको ध्यान लगाना है, और बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी का चीज है, और ये नियम आपको सिखा रहा जा रहा है किताब में, और इसको हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग को एक रूल मिल गया कि सबसे पहले जो है अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करेंगे, चाहे वह विकारक हो या उत्पाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर 4 गो ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 अगर लिख देते हैं तो 4 गो ऑक्सीजन हो जाए, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, 4 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख दें तो 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, तो देखिए 4 गो ऑक्सीजन भी हो गया, और इधर जो है 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए आयरन 3 गो, तो यहाँ पर अगर 3 लिख दें तो अब देखिए सारा बैलेंस हो गया। देखिए तो एक लाइन अगर आप सीखते हैं यहाँ से कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, तो इसको अगर आप संतुलित कर लेते हैं ज्यादा परमाणु वाले को, तो बाकी खुद ब खुद संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको संतुलित कर लिए। याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्व सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है भीतर वाला सूत्र है उसको बदल नहीं सकते हैं, ये बात को ध्यान रखना है, नहीं तो आपका समीकरण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं, फिर भी हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।